नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट ओलंपिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार यहाँ पर इस चैप्टर को देखने वाले हैं और इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यूज़ को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा और साथ ही यार इमेजेस के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट का नाम है ओलंपिज्म। तो इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि एंशंट और मॉडर्न ओलंपिक्स क्या हैं। देन इसके बाद हमें देखना है ओलंपिज्म का कंसेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे वेरियस ओलंपिक के सिंबल्स, जैसे ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक का मोटो, एंथम। देन इसके बाद हम ओलंपिक का मूवमेंट देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, IOC, NOC, IFS, ये सब क्या है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एंशंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। एंशंट मतलब आज से कई सौ साल पहले और मॉडर्न मतलब आज से 100-200 साल पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स से स्टार्ट हुआ था उसकी बात की गई है। तो अगर हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री देखें तो यार जो एंशंट ओलंपिक्स है वो ग्रीक गॉड ज़्यूस के ऑनर में यहाँ पर आयोजित किए जाते थे और ये जो आयोजन होता था वो सिटी ऑफ एथेंस में ग्रीस में हुआ करता था। ग्रीस कंट्री का नाम है और एथेंस सिटी का नाम है। 776 BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जैसे अभी जो 2022 चल रहा है वो है AD, आफ्टर एनो डोमिनी, है ना, क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो 2022 प्लस 776 इतने साल पहले ये एंशंट ओलंपिक आयोजित किया जाता था और ये बेसिकली उस टाइम पे रिलीजियस फेस्टिवल था। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हैं ना कुंभ मेला होता है, तो ऐसे उस टाइम पे ये ओलंपिक्स हुआ करते थे। सो ये जो ओलंपिक्स है जो आज हम देख रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक्स, उसका रिवाइवल किया है बेरॉन पियरेडी कुबर्टिन ने। इन शख्स की आपको जो फोटो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। इनको फादर ऑफ ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यार कई बार एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ ओलंपिक्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो बेरॉन पियरेडी कुबर्टिन को जाना जाता है। और इन्हीं के हार्डवर्क के कारण जो पहला ओलंपिक हुआ था वो 1896 में आयोजित हुआ था एथेंस ग्रीस में, और उसके बाद से हर 4 साल बाद ये वाला ओलंपिक आयोजित होता है। अभी जो ओलंपिक है वो 2020 के अंदर टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था एथलेटिक्स के इवेंट में। वो इवेंट कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और जो जेवलिन का थ्रो था वो कितना मीटर का था वो भी आप चाहे तो हमें बता सकते हैं। बढ़ते हम आगे एंशंट ओलंपिक्स पे अगर हम एक और नज़र डालें, क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको लिखने का आ जाता है। तो 776 BC में ओलंपिया नाम की एक जगह है ना, छोटा सा गांव है ग्रीस में, वहाँ पर ये जो आयोजन है वो सबसे पहले किया गया था। और किसके ऑनर में किया गया था, तो ग्रीक गॉड ज़्यूस के ऑनर में किया गया था। अब जो पीपल ऑफ ओलंपिया हैं उन्होंने एक मैग्निफिसेंट मंदिर बनाया और उस मंदिर के आसपास ही वहाँ पर इस तरह के गेम्स का आयोजन किया जाता था। हरक्यूलस जो कि सन था जीसस का, है ना, जीसस का, उन्होंने, या ज़्यूस का, उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। तो किसने स्टार्ट किया था, हरक्यूलस ने किया था और अपने पिता के ऑनर में इसको किया गया था। ये जो गेम थे सबसे पहले आयोजित किए गए थे ओलंपिया के अंदर और हर 4 साल बाद इन गेम्स का आयोजन उस टाइम पे भी किया जाता था। लेकिन फिर इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया गया रोमन एम्परर थियोड्यूसस के द्वारा 394 AD के अंदर। इन्होंने ये मॉडर्न मतलब जो एंशंट ओलंपिक्स है उसकी प्रथा को बंद कर दिया था। मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो बेरॉन पियरेडी कुबर्टिन ने इनको वापस से यहाँ पर जीवित किया। इनका जन्म 1862 में एक इटालियन फैमिली में हुआ था, बाद में आकर फ्रांस में बस गए थे और इन्होंने बिलीव किया था कि अगर हमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का हल निकालना है, सभी नेशंस को हमें एक प्लेटफॉर्म पर, एक पोडियम पर लाना पड़ेगा और ये काम सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है गेम्स के माध्यम से। तो फिर इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ लाए और 1893 में एक मीटिंग रखी गई जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया इस प्रपोज़ल को और बहुत सौ ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट भी कर दिया। तो एफर्ट्स लगाए गए और बहुत से लीडर्स ने इस टाइम पे सपोर्ट भी किया गया और 9 कंट्रीज़ ने पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया एथेंस ग्रीस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है वो पेरिस में हुए 1900 में, जहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 2016 रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक्स में 206 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है।
दैन इसके बाद 3 बार ये जो ओलंपिक्स है वो नहीं हुए थे वर्ल्ड वॉर्स के कारण। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ और 1940 और 1944 में आयोजित नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दैन इसके बाद ओलंपिज्म क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो ओलंपिज्म बेसिकली एक फ़िलॉसफ़ी है ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिज्म से हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा कल्चर यहाँ पर क्रिएट करें कि जहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें देखने को मिले, है ना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब सभी देश एकजुट रहें, और जैसे बोला जाता है ना कि एक से भले दो, या फिर एक और एक 11। तो जब 11 लोग एक साथ मिल जाएंगे, यूनिटी बोलते हैं ना कि जो यूनिटी है उसमें ही यहाँ पर क्या होती है, मेन पावर रहती है। एक कहानी आपने सुनी होगी, माचिस की एक तिल्ली टूट जाती है, बहुत सारी तिल्ली नहीं टूट पाती है। तो बिल्कुल यार वही कंसेप्ट है ओलंपिज्म का, जहाँ पर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ओलंपिज्म में, इसमें प्रैक्टिस किया जाता है स्पोर्ट को एज अ ह्यूमन राइट। तो डेफिनेटली यार हम सभी का अधिकार है स्पोर्ट्स खेलना, जैसे प्राइवेसी हमारे एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू लाइफ है, तो इस प्रकार से राइट टू स्पोर्ट्स भी ये हमारा ह्यूमन राइट है। और हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने की आज़ादी होनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड या रिलीजन। दैन उसके बाद यहाँ पर इस ओलंपिज्म की अगर हम स्पिरिट को देखें तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, और फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले, है ना, ये सब ओलंपिक वैल्यूज़ हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे भी सही। तो इन सभी को यहाँ पर प्रीच किया जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है यार ओलंपिक्स के, क्यों इसको आयोजित किया जाता है। तो ओलंपिक को आयोजित किया जाता है बिकॉज यहाँ पर से हेल्दी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं लोगों के बीच में, मॉरल वैल्यू, स्पोर्ट्स की एथिक्स बढ़ती है। दैन उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का प्रचार होता है, कॉपरेशन, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, ये सारा जो चीज़ है, सारी वैल्यूज़ है, ये प्लेयर्स और कंट्रीज़ के बीच में इनकलकेट होती है। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति यहाँ पर से कायम होती है, और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता है, और सभी लोग कॉपरेट यहाँ पर करते हैं। तो कॉपरेशन को भी ये प्रमोट करता है। 4 ओलंपिक्स वैल्यू, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ओलंपिक वैल्यूज़ पर कमेंट करें। फ्रेंडशिप मतलब वही कि जब इतने सारे देश एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर से दोस्तियाँ होंगी। सॉलिडारिटी, तो सभी लोगों के बीच में एक एकता का भाव पैदा होगा। फेयर प्ले, क्योंकि ओलंपिक्स में आपने देखा होगा जनरली कहीं कोई चीटिंग, पार्शलिटी ये सब नहीं होती है, एंड डेफिनेटली ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता है। दैन डिस्क्रिमिनेशन से आपको फ्रीडम यहाँ पर मिलती है। दैन ओलंपिक सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग, जिसको डिज़ाइन किया था पियरे डी बेरॉन डी कुबर्टिन ने, एंड 1913 में ये काम इन्होंने किया था। इसके अंदर एक मिल्की वाइट बैकग्राउंड रहता है जिसमें 5 रिंग्स रहती है जो कि इंटरलॉक रहती है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। रिंग सिंबलाइज करता है यहाँ पर यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स, है ना। वैसे 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन अमेरिका को एक माना गया और अंटार्कटिका से कोई खेलने आता नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं रखा गया। और इन 5 रिंग्स का जो भी यहाँ पर सिंबलिज्म है, इसको भी आपको याद रखना है, जैसे ब्लू फॉर यूरोप, ब्लैक फॉर अफ्रीका, रेड फॉर अमेरिका, येलो फॉर एशिया एंड ग्रीन फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है। 1913 में डिज़ाइन कर लिया गया था, लेकिन 1920 में यहाँ पर पहली बार इसको यूज़ किया गया, है ना, क्योंकि 1916 के ओलंपिक्स हुए ही नहीं थे, तो एंटवर्प बेल्जियम में इसको पहली बार यूज़ किया गया। अब आती है ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल जो है, इसका जो कंसेप्ट यार, ये एंशंट ओलंपिक्स यहाँ पर चल रहा है, और ये एक सिंबल है कंटिन्यूटी का, फ्रॉम द एंशंट टू द मॉडर्न ओलंपिक्स, है ना। तो तभी से इस ट्रेडिशन को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाता है। सबसे पहले ओलंपिक फ्लेम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 के गेम्स में, जो कि एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में हुए थे, एंड सिंस देन इस फ्लेम को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और ये सिम्बलाइज करती है द लाइट ऑफ स्पिरिट, नॉलेज एंड लाइफ। देन इस ओलंपिक टॉर्च को लिट किया जाता है ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस में, है ना। तो जहाँ से ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई है वहीं पर इसको जलाया जाता है, फिर इसको वेरियस कंट्रीज़ में घुमाया जाता है ना। देन ओपनिंग सेरेमनी में भी ये वाले आपको देखने को मिलते हैं टॉर्च। फिर लास्ट में जैसे गेम्स ख़त्म हो जाते हैं, इस टॉर्च को एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। अब आता है अगला ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो क्या है, 3 शब्दों से मिलकर ये बना है, जिसको अगर हम देखें तो इसको प्रपोज किया था बेरॉन पियरे डी कुबर्टिन ने, जो कि फादर ऑफ ओलंपिक्स है। और इसका मोटो है साइटस एल्टियस फोर्टियस। साइटस मतलब होता है फास्टर, एल्टियस मतलब हायर, एंड फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। तो इसको याद रखना, लाइन्स है।
देन इसके बाद आ जाता है ओलंपिक मूवमेंट का स्ट्रक्चर। अब यार इतना बड़ा अगर गेम है, इतने तगड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो कौन वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है? तो पहली आ जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो मॉडर्न गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा, है ना। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लुज़ैन। देन ये यहाँ पर बिल्कुल जितना भी अपना ओलंपिक्स है जहाँ पर भी होते हैं उनको कंडक्ट करवाने का काम आईओसी का ही होता है। और आईओसी को इस्टेब्लिश भी फेरोन पेरेडी कुबर्टिन ने किया था 23 जून 1894 में, और इसके 2 साल बाद फिर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इसके पहले चेयरमैन थे डेमेट्रियस विकेलास, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, और अभी फ़िलहाल इसके 105 एक्टिव मेंबर्स हैं और 32 इसके ऑनररी मेंबर्स हैं। देन ऑर्गेनाइज़ करता है समर और विंटर दोनों ही प्रकार के ओलंपिक्स। यही डिसाइड करता है कि किन डेट्स को ओलंपिक होंगे, किस वेन्यू पे होंगे, कौन कौन से गेम्स होंगे। सारा डिसीजन आईओसी का ही होता है। जो आईओसी के प्रेसिडेंट रहते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है 8 सालों के लिए, एंड 4 वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर्स, है ना। तो एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 8 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को 4 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है आईओसी के। देन इसके फंक्शन क्या है? तो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाना, स्मूथ फ्लो ऑफ इवेंट्स को इंश्योर करना, गाइडलाइंस इशू करना, फेयर प्ले को इंश्योर करना, और डोपिंग तो नहीं हो रही है ना। डोपिंग मतलब अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स को ले लेना जिससे परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं एथलीट्स एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तो इसको भी यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। देन इसके बाद भारत के अंदर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि आईओसी के अंतर्गत ही काम करती है, और इसको 1927 में फाउंड किया गया था सर दोराबजी टाटा एंड डॉक्टर नोरहेन के द्वारा। सर दोराबजी टाटा इसके प्रेसिडेंट बने, जबकि जो डॉक्टर नोरहेन है वो इसके सेक्रेटरी जनरल बन गए। सर दोराबजी टाटा थे, वो पहले मेंबर बने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, एंड इट्स मेंबर्स आर चूजन वंस इन एवरी 4 ईयर। तो हर 4 साल में इसके चुनाव होते हैं। अगर इस कमेटी की हम बात करें तो इसमें एक प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट और 6 सेक्रेटरी होते हैं, और एक ट्रेजरर होता है ना। ट्रेजरर मतलब जो कि पूरे फंड्स की देखभाल करता है। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में, है ना। मतलब पहली बार पदक जीता था 1928 के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर। देन ये आईओए का ही काम है जो कि कोऑर्डिनेट करता है आईओसी के साथ, और इंडिया के एथलीट्स को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता है। देन इसके बाद हर एक देश की अपनी अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है आईओए के साथ, और अपने देश में ओलंपिक्स के हिसाब से माहौल बनाती है और स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। वहीं पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती हैं, जो कि ये इंटरनेशनल एनजीओज़ होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको आईओसी रिकॉग्निशन देती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अपने अपने लेवल पे मतलब पूरे विश्व के लेवल पे, जिनसे इंटरनेशनल फेडरेशन है तो विश्व के लेवल पे ये स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार करती है। अब एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनसेट, जो कि यार एक बहुत ही कमाल का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहाँ पर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप्स मिल सकती है आईआईटी, नीट एंड क्लास 9 to 12 कैटेगरी में। स्पेशल एक्सेस आपको अगर मिलेगा, अगर आपकी रैंक्स अच्छी रहती है तो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में। और यार एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, यूरो स्पेस सेंटर में जाने का आपको मौका मिल सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसकी टेस्ट डेट्स हैं 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। तो आप एक बार लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखें, वहाँ से इसको ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, और इस टेस्ट में आप ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। सो आप यूज़ कर सकते हैं हमारा चैनल का नाम, जो कि अपना अनलॉक कोड भी है एपीपीडिया, और इससे आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव इसमें एंट्री मिल जाएगी। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, कोड है एपीपीडिया। बढ़ते अब हम आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आईओसी कब फॉर्म हुआ था? तो 1894 में हुआ था। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे इन द ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस। ऑप्शन डी। कितने रिंग्स होती है? 5 रिंग्स होती है। ऑप्शन नंबर सी। हेडक्वार्टर कहाँ है आईओसी का? स्विट्जरलैंड। शहर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले प्रेसिडेंट कौन है आईओए के? सर दोराबजी टाटा। आईओए को इस्टेब्लिश किया गया था 1927। ऑप्शन डी। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन है? तो फादर हैं यार अपने पेरोन बिरेडी कुबर्टिन, पीबीडी कुबर्टिन। ऑप्शन सी। 2021 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर आयोजित हुए? तो टोक्यो में आयोजित हुए हैं। और करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज़ करना है। ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया गया था कब? 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स अपने आयोजित किए गए थे। फादर ऑफ ओलंपिक्स कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट प्रश्न है, ओलंपिक मोटो साइटियस एल्टियस फोर्टियस मतलब क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। मतलब जिसका जो है वही आपको लिखना है रेस्पेक्टिवली में, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है अपने को ओलंपिक फ्लैग में, तो बहुत ही अच्छे से यार अपने इसको पढ़ा है ना, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और ओलंपिक फ्लैग का सिंबल भी आप बना के आ जाइएगा परीक्षा में। एक्सप्लेन करना है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, तो जो 4 वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, यही अपने को लिखना है, डिस्क्रिमिनेशन। ओलंपिक ओथ क्या होती है? देखो, ओथ मतलब होता है शपथ। तो ओलंपिक के स्टार्ट होने के पहले जितने भी प्लेयर हैं, कोचेस हैं, उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि वो एकदम फेयर प्ले वहाँ पर दिखाएंगे और बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पीस के एम्बेसडर वो बनेंगे, स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाएंगे। तो आप ये वाली जो लाइंस मैंने यहाँ पर लिख रखी है इनको लिख सकते हैं ना। इसमें मैंने पूरी ओथ भी लिख रखी है, तो याद नहीं करनी है और एग्जाम में भी नहीं लिखनी है, बस एक बार पढ़ लेना है कि क्या क्या बेसिक वैल्यूज़ वहाँ पर ओथ में ली जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? CBSE स्पोर्ट्स के ना इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव जनरली सेम ही रहते हैं कि कॉपरेशन है ना, स्पोर्ट्स के वैल्यूज़ को बढ़ाना, जो वैल्यूज़ हैं उनको इनकलकेट करना, एथिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप, तो वही सब आपको यहाँ पर भी लिखना है। देन एक्सप्लेन करना है वैल्यू थ्रू ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। 1 मार्क में देखा, 3 मार्क में आपको वैल्यूज़ को एलॉबरेट करना रहेगा। 5 मार्क्स क्वेश्चन है कि IOA का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वही IOA के बारे में थोड़ा सा लिख लेना। फिर उसके बाद IOA के फंक्शंस क्या क्या होंगे, वही कि वो डिसाइड करता है वेन्यू ये सब है ना, इंडिया में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, डेवलप करना, वैल्यूज़ को प्रमोट करना, तो ये सब काम आ जाएगा आपका IOA का। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, तो वही IOA आप वहाँ पर वापस पूछ लिया है, तो ये भी आप आराम से बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारी चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।